ने टाइप्स ऑफ कोल के बारे में पढ़ा है। हम फॉरवर्ड जाएंगे, हम अब पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की जब बात हो रही है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की बात जब आ रही है, तो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कोल की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम करेंगे, डिस्टिलेशन ऑफ कोल हम करेंगे। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है क्या? ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ पायरोलिसिस। क्या होती है इस कोल में? एक किस्म की पायरोलिसिस होती है इसमें, पायरोलिसिस एक किस्म की पायरोलिसिस होती है, या हम इसको कहेंगे कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन और कार्बोनाइजेशन भी हम इसको कहते हैं। पायरोलिसिस जो है ये दो वर्ड्स का वो टर्म्स का की टर्म कॉम्बिनेशन है। हम पायरो कहते हैं, जब हम पायरो की बात करते हैं, पायरो इसका मतलब क्या हुआ? पायरो मीन्स हीट देना, किसी चीज को हीट करना, हीट अप करना। और लिसिस का माने क्या हुआ? यहां पर लिसिस का माने हुआ किसी चीज को सेपरेट करना या ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन या सेपरेशन करना। किससे? हीट से सेपरेशन करनी है, और इसको हम कहते हैं पायरोलिसिस। ये पायरोलिसिस भी होती है इन्हीं कंडीशंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही पायरोलिसिस होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही पायरोलिसिस होती है। और हम जब, अब पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है? अगर हीट के प्रेजेंस में आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो इसको पायरोलिसिस कहते हैं। इसमें एसेंशियल कंडीशंस है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी से ये परफॉर्म होता है। अब ये होता है क्या? जब भी आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को अगर मैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पर ही हीट करूं और इसमें से वेपर या वोलेटाइल की शक्ल में आ जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा? रिच कार्बन वापस निकलेगा, रिच कार्बन बाहर निकलेगा। रिच कार्बन हमें यहां पर मिलता है। दिस इज बेसिकली नोन एज पायरोलिसिस या कार्बोनाइजेशन। याद रखना कि क्वालिफिकेशन का स्पीड ऑफ प्रोसेस जो होती है वो लो होती है, और कार्बोनाइजेशन का स्पीड ऑफ प्रोसेस जो होती है वो हाई होती है। ये चीजें जहन में रखने हैं। और हम अब इस फिक की जानिब जाएंगे। आपने पहले कोल यहां पर लिया, कौन सा कोल लिया आपने? कोल पाउडर, लेकिन किसका? बिटुमिनस का, बिटुमिनस कोल आपने लिया, उसकी पाउडर आपने ली, पाउडर की शक्ल में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? और एक नाम इसको दिया गया है पल्वराइजेशन, और एक नाम यहां पर दिया गया है इसको पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन प्रोसेस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्वराइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। सरफेस एरिया ज्यादा आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। यहां से वोलेटाइल चीजें जो है बाहर आ जाते हैं, यहां से जो वोलेटाइल चीजें हैं ये बाहर आ जाते हैं इस टेस्ट ट्यूब के जरिए।
जो ये टेस्ट ट्यूब है इसके जरिए वोलेटाइल शक्ल में ये यहां पर बाहर आ जाते हैं। ओके, जब इनको हीट दी जाती है बाहर आने की कोशिश, ये टेस्ट ट्यूब जो है एयर टाइट टेस्ट ट्यूब है, इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। वो सबसे पहले डिलीवरी ट्यूब में जाते हैं, इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। डिलीवरी ट्यूब में पहले जाते हैं, इसके थ्रू ही वो फ्लास्क में जाते हैं। फिर बचेगा क्या यहां पर क्या बचता है? रेजिड्यू इसका बचेगा। क्या बचेगा? रेजिड्यू। ये जो यहां पर ये रेजिड्यू बचता है यही रिच कार्बन है, यही रिच कार्बन है, यही रिच कार्बन है, यही रेजिड्यू रिच कार्बन है। इसको हम यहां पर क्या कहते हैं? को कहते हैं। यही रिच कार्बन रेजिड्यू जो यहां पर रह चुका है इसको हम को कहते हैं। और फिर हम तोड़ते जाते हैं इसको, थोड़े से यहां पर वेपर आगे आते हैं और ये वेपर क्या है? कंडेंस हो जाते हैं। यही वेपर जब कंडेंस हो जाएंगे इनको हम गैस कार्बन कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा ये कंडेंस हो जाएंगे, यहां पर चलते चलते इनका वेपर यहां पर लग जाएगा तो इसको हम कहते हैं गैस कार्बन। कार्बन गैस हमें और एक चीज यहां पर निकलता है गैस कार्बन। बाकी चीजें पानी में जाएंगे, जो पानी में जाएंगे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली लेयर जो है ये अमोनिया लिकर बनेगा, अमोनिया लिकर NH4OH यहां पर बनेगा। और जो गहरा जो नीचे जाएगा वो है कोल तार, यहां हम इसको कहते हैं ब्लैक विस्कस लिक्विड भी हम इसको कहते हैं। रिएक्शन जब होती है, जब अमोनिया लिकर की रिएक्शन हो जाती है NH4OH की, अमोनिया प्लस H2O, NH4 प्लस H2O, अमोनिया NH3 प्लस H2O, इसको जब हीट हो जाती, इसको जब रिएक्शन हो जाती है तो इसमें हमें क्या निकलता है? NH4OH हमें निकलता है। अमोनिया लिकर हमें यहां पर मिलता है, अमोनिया लिकर हमें यहां पर मिलता है इस तरह से। और नीचे वाली जो लेयर है वो किसकी बनती है? वो कोल तार की बनती है। किसकी बनती है? कोल तार की। या हम इसको कहते हैं ब्लैक विस्कस लिक्विड भी हम इसको कहते हैं। कोल तार अब पीछे है। अब यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं वो डिजॉल्व नहीं पानी के साथ हो जाती है, वो ऊपर की जानिब जाते हैं कुछ गैसेस, उनको हम कोल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल गैसेस, क्योंकि ये यहां से निकलेंगे और इनको हम कोल गैसेस कहते हैं। इसको हम कोल गैसेस कहते हैं। कोल गैस का जो मिक्सचर होता है, ये इसका मिक्सचर होता है मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें ये जो कोल गैस कोल है, कोल गैस जो है ये मिक्सचर होता है बहुत सारी चीजों का। मीथेन इसमें होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, ओके, इसमें मीथेन होता है, इसमें हाइड्रोजन होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यहां पर इस प्रोसेस, सारे प्रोसेस में क्या हमें मिला? हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले। पहला प्रोडक्ट हमें मिला कोक। यहां पर पहले जो रेजिड्यू मिला वो कोक का था। इसके बाद प्रोसेस आगे हुई और यहां पर कुछ पार्टिकल्स यहां पर चिपक कर रहे, वो हमें क्या मिले? वो हमें कार्बन गैस मिले। इससे आगे जब हम नीचे गए तो यहां पर हमें अमोनिया लिकर मिला। इससे नीचे जब यही कोल पाउडर नीचे गई तो यहां पर हमें क्या मिला? कोल तार। कुछ सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हुए वाटर के साथ तो वो हमें कोल गैस मिला। क्या मिला? कोल गैस हमें मिला। अब इन चीजों की यूजेज के बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा। यूजेज कहां पर ये हो रहे हैं और हमें इनकी यूजेज कहां कहां पर है। ओके, नाउ वी गो फॉरवर्ड। हमें इनकी यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स
obtained from distillation of coal. डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जो प्रोडक्ट्स हमें मिले इनसे, इनकी यूजेज क्या है? सबसे पहले कोक। कोक क्या है? ये यूज की जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, से मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और ये इस्तेमाल की जाती है एक ब्लैक और पोरस फॉर्म में कार्बन है। ये ब्लैक और पोरस फॉर्म में कार्बन है, क्योंकि हमने जो कोक लिया था, बिटुमिनस कोल जो हमने ली, उसको हीट दिया तो इससे वोलाटाइल इंप्योरिटीज निकले, तो होल्स कुछ वहां पर क्रिएट हो जाते हैं, जो हमने फिगर पे बताए, निकल आ जाते हैं, तो कोक बन गया। क्लास 10th में आप इसको पढ़ोगे, लेकिन वहां पर वो एक लेसन है मेटलर्जी। मेटलर्जी में ये आप डिटेल्ड पढ़ोगे। जिंक के साथ जब कार्बन होगा और उसको जब हीट हो जाए रिएक्शन में, तो वो जिंक प्लस कार्बन वहां पर एक्सट्रैक्ट होगा। जिंक ऑक्साइड जब उसके साथ कार्बन होगी और उसकी रिएक्शन होगी, तो वहां पर जिंक प्लस कार्बन हमें एक्सट्रैक्ट होगा। इसके बाद गैस कार्बन हम बात करेंगे। हम बात करेंगे अब गैस कार्बन की। दूसरा और एक मिला था हमें गैस कार्बन। गैस कार्बन की जब बात हम करेंगे, ड्यूरिंग डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल जब होती है, कुछ कार्बन प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिडिफाइज। जो मैंने ऊपर वो दिखाया था कि वो वहीं पर सॉलिडिफाइड हो जाते हैं नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो रहे उस वक्त। उसके बाद कोल तार हमें मिला। ये कोल तार जो है, ये नेफ्थलीन बाल्स हैं। नेफ्थलीन बाल्स हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं रिपल मोथ्स से, रिपल किए जाते हैं, इंसेक्ट्स एटसेट्रा इससे किए जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कोल तार एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इससे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जब इसमें डिस्टिलेशन फ्रैक्शन जब होगी, इसकी डिस्टिलेशन फ्रैक्शन जब इसकी होगी, तो इसमें बहुत सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब इससे होगी, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स सामने आकर मिलेंगी। इसी कोल तार से कोल तार को आप इस्तेमाल करते हो। इससे आप स्किन रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के काम लाते हो। और इसको आप कोल तार को आप डैंड्रफ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। होप कि आपको यहां तक अंडरस्टैंड हो चुका होगा, और हम आगे जाएंगे, इसी लेसन पे हम आगे जाएंगे। थोड़ी सी हम यहां पर बात करेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। एंड नेचुरल गैस की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की हम थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कोल कहां से मिला? डेड वेजिटेशन से बना ना कोल। कहते हैं कि जो ये कोल बनता है या पेट्रोलियम बनता है, 400 या 300 मिलियन ईयर्स में जो मरे हुए पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो पानी में के अंदर जाते हैं, उन पे सिल्ट लेयर बाय लेयर रह जाते हैं, और उन्हीं से ये बनते हैं, क्योंकि वहां पर फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इससे पहले भी हमने कहा हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर पर होता है। इसी वजह से ये कन्वर्ट हो गए हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। किसमें कन्वर्ट हुए? इनऑर्गेनिक मैटर में।
थोड़ा सा मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। इनऑर्गेनिक मैटर में इस तरह से ऑयल और गैस सामने आ गए, किसके एब्सेंस में? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। कहा जा रहा है कि वो सी कुछ फिर खुशक हुए और उन्हीं में वो ड्राई अप होने के बाद, उन्हीं में लेयर बाय लेयर बनने के बाद हमने कुछ ड्रिल किया और उन पे सैंड था, सिल्ट था, लेयर्स उसके रॉकस तोड़े गए और वहां से ही गैस और ऑयल निकाला गया। डिपोजिशन इनकी वहीं से हुई। इस तरीके से हमारा नेचुरल गैस और ऑयल बनता। याद रखना है यहां पर जो डेंसिटी ऑफ नेचुरल गैस है, जो डेंसिटी ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस, जो डेंसिटी ऑफ नेचुरल गैस है वो लेस देन है, वो लेस देन है देन द डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम, लेस देन है द डेंसिटी ऑफ और जो डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम है और एंड पेट्रोलियम है, जो डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम है वो लेस देन है डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, इज इट क्लियर? इस तरह जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ऊपर और जिसकी डेंसिटी कम वो नीचे। इसमें पेट्रोल और वाटर जो निकलता है वो इमिसिबल है। पेट्रोल और वाटर इमिसिबल है यहां पर, क्योंकि ये दोनों सेपरेट लेयर्स बना देते हैं। लिटिल बिट हम बात करेंगे यहां पर नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की हम बात करेंगे। नेचुरल गैस मिक्सचर होता है, किन चीजों का मिक्सचर होता है? इसमें मिक्सचर ऑफ मीथेन, मिक्सचर ऑफ इथेन, मिक्सचर ऑफ इथेन, मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये इन चीजों का मिक्सचर होता है नेचुरल गैस। ओके, और इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन किस गैस की होती है? वो मीथेन की ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। हाई कंसंट्रेशन किसकी होती है? कंसंट्रेशन ज्यादा होती है मीथेन की इस नेचुरल गैस में। होप कि थोड़ा सा आपको यहां पर ये अंडरस्टैंड हो चुका। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने पढ़ा थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। हमने कहा वो मिक्सचर है नेचुरल रिसोर्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है मीथेन की। और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। और अब हम जाएंगे रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम फॉर्मेशन। जब हम रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक फॉर्मेशन की जानिब जब हम जाते हैं तो हमें यहां पर खासकर प्लास्टिक फॉर्मेट करना है और रिफाइनिंग पेट्रोलियम भी करना है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं इसको रिफाइन करने के लिए, पेट्रोलियम को, और फिर प्लास्टिक हासिल करने के लिए। आप देखोगे इसका फंडा क्या है। बहुत ही जबरदस्त फंडा है ये, क्योंकि इसमें आपको जो पॉलिथीन आपको मिल रहा है ये कैसे बन रहा है, ये कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। तो बस ध्यान रखना इस टॉपिक पे। हम जाएंगे पहला स्टेप इसका है, स्टेप फर्स्ट है इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। तो जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल की जानिब जा रहे हैं, सबसे पहले स्टेप है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल का। आपके पास जो नेचुरल ऑयल या क्रूड ऑयल जो आपके पास आ चुका है, अब नेचुरल ऑयल या मैं कहूंगा क्रूड ऑयल जो आपके पास पहुंच चुका है, अब इसको आपको क्या करना है? अब इसको आपने नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल को हासिल किया, आप
रॉक के पास हो, आपने रॉक में से वो निकाला और वहां से आपको क्रूड ऑयल मिल चुका है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया वहां से। अब क्या करना है, अब यहां से आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल को आपको अब ट्रांसपोर्ट करना है, ये फर्स्ट स्टेप है इसका। आपको क्रूड ऑयल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है और रिफाइनिंग करने के लिए, क्रूड ऑयल को आप रिफाइन करने के लिए ट्रांसपोर्ट करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाएंगे। स्टेप सेकंड है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, या हम इसको कहेंगे क्रूड ऑयल, या इसका और एक नाम दिया जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड, इसकी हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है। किसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, क्रूड ऑयल की। हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे हमें बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहां पर हासिल होंगे। अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपने रिफाइनरी पर इसको लिया। ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपने इसको अब आपको रेफिनरी पर लेना है। रेफिनरी मिल पे आपको ले जाना है। जब आपने इसको रिफाइन किया, सबसे पहले उसको किस में डाला, आपने उसको फर्नेस में डाला। किस में डाला, फर्नेस में डाला जाता है और फर्नेस में हीट की जाती है। सबसे पहले यहां पर थोड़ी सी मैंने पिक्चर बना के, इस क्रूड ऑयल को आपने फर्नेस में डाला और यहां पर इसको हीट दी जाती है। और जब इसको हीट दी जाती है तो होता क्या, यही जब फर्नेस में हीट करके ही इसको वेपर ऑफ पेट्रोलियम निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, वेपर ऑफ पेट्रोलियम। वेपर ऑफ पेट्रोलियम, वेपर ऑफ पेट्रोलियम जब हमारे पास आ चुका है और ये वेपर ऑफ पेट्रोलियम में कन्वर्ट होगा फर्नेस में, और इससे क्या होगा, कन्वर्ट होगा ये पेट्रोलियम में। क्यों ये किया जाता है फर्नेस में, पहले ये बताएं हीट करके क्यों ये किया जाता है। जो पेट्रोलियम है वो मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का। जो ये पेट्रोलियम है ये मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का। आपको मैंने इससे पहले वो हाइड्रोकार्बन्स बताया, और इसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हमें सेपरेट अब करना है इस फर्नेस के थ्रू। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स उनको हमें सेपरेट, अलहदा अलहदा करना है। और उनको सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल में हम लाते हैं यहां पर। वो क्या है, वही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। वही टेक्निक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक है। ओके बच्चों, वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक है। अगर आप किसी लिक्विड को, अब मान लीजिए आप किसी लिक्विड को अब क्या कर रहे हो, हीट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली उससे क्या बनेगा, वेपर बनेगा। और वेपर एक क्या है, वेपर तो खुद एक गैस है। क्या है बच्चों, वेपर खुद गैस है। फिर इसी वेपर को कोल करोगे तो वो लिक्विड क्या बनेगा, अरे यार आप लोग शायद यहां पर नहीं हो, तो वो लिक्विड बनेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पर वेपर लिक्विड बन जाता है, जिस पॉइंट पर वेपर लिक्विड बन जाता है उसको हम कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं, और जिस पॉइंट पर वेपर बन जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास लिक्विड है, लिक्विड की शक्ल में। अब आपने इसको हीट दिया, क्या दिया, हीट करके आपने इसको ब्रेक किया। हीट करके आपको इसने ब्रेक किया। ये क्या किसमें चेंज होगा, ये वेपर में चेंज होगा। वेपर क्या है, ये गैस है। लिक्विड जब वेपर में चेंज होता है इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब इसी को फर्नेस में
कूल किया जाएगा, कूलिंग की जाएगी, इसको ब्रेक वापस कंडेंस वापस कूल किया जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? इसको यहां पर कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेपर को फिर लिक्विड बनाओ, ये कंडेंसेशन पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? कंडेंसेशन पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बराबर हमेशा होता है, इस लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट हमेशा होता है कंडेंसेशन पॉइंट के बराबर। ओके, और तो कंडेंसेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बराबर होते हैं, यहां तक तो हमें वी हैव अंडरस्टैंडेड इट। ओके एवरीवन, इज ओके? हंसते रहो बस, ये जो आप लोगों के चेहरे हैं ना, हंसते रहो, खूबसूरत चेहरे माशाल्लाह, किसी की नजर ना लग जाएगी इन चेहरों को, तो हंसो, कोई बात नहीं, हंसते हंसते क्लास भी बीत जाएगा। यहां पर यहां तक हमने स्टेप 2 पे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने करनी है, हम फ्रैक्शनल कॉलम्स पे जाएंगे। ये मैंने थोड़े से कॉलम्स यहां पर बनाए, ये फ्रैक्शनल कॉलम्स है, फ्रैक्शनल कॉलम्स है। इन फ्रैक्शनल कॉलम्स में जब यहां पर क्रूड ऑयल को हीट दिया जाता है फर्नेस में, ओके, जैसे ही हमने पेट्रोलियम को हीट दिया, क्या किया यहां पर? इसको हीट दी। जब यहां पर हमने इसको हीट किया, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वेपर की शक्ल में, जो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये वेपर की शक्ल में बाहर निकलेगा, वेपर की शक्ल में ये हीट करके बाहर निकलेगा, क्योंकि इसको हमने हीट दिया है। लेकिन जाएगा कहां? फ्रैक्शनेशन कॉलम में। फ्रैक्शनेशन कॉलम में क्या होगा? ये ऊपर की जानिब जाएगा, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की जानिब जाएंगे, इसका टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर का क्या होगा? वो कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? इस पर आपको और एक लेसन पढ़नी है, वो 9th क्लास में आपको काइनेटिक थ्योरी, गालिबन वो 9th क्लास में है, वहां पर आपको अंडरस्टैंड क्लियर होगा कि यहां पर टेम्परेचर क्यों कम होता है। और यहां पर ही किसी का जो कंडेंसेशन पॉइंट है वो उस फ्रैक्शनल कॉलम में जाएगा। मान लीजिए इसकी कंडेंसेशन पॉइंट 350 है या 25 है, तो ये इसी में जाएगा, या 350 डिग्री सेल्सियस या कुछ और होगा, हर किसी के अपनी अपनी कंडेंसेशन पॉइंट होगा, वो उसी फ्रैक्शन में जाएगा, वो प्रोडक्ट बनता जाएगा, ऊपर ऊपर वेपर जाता जाएगा और अलग अलग प्रोडक्ट यहां पर निकलता जाएगा। जो सबसे ऊपर आएगा वो पेट्रोलियम गैस रहेगा, क्योंकि गैस तो ऊपर ज्यादा रहता है, लाइट होता है, वो ज्यादा ऊपर रहता है, उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, तो ये ऊपर ही रहेगा। तो ऊपर वाले क्या रहे? ऊपर वाले क्या होंगे? ऊपर वाले लिक्विड होंगे और नीचे वाले सॉलिड। जो यहां पर होंगे ये सॉलिड होंगे और यहां पर लिक्विड होंगे, यहां पर गैस होंगे। ओके, यहां पर सॉलिड होंगे, यहां पर लिक्विड होंगे और यहां पर गैस टाइप के होंगे। ओके, और इस तरह से जो भी हीट से ऊपर जाएगी वो इसे कंडेंसेशन पॉइंट पर कंडेंस होगी। जिस हीट पे ऊपर जाएगा उसी हीट पे वो कंडेंस होगा, ये तो लाजमी है, अपने अपनी हीट पे वो कंडेंस होगा। इस तरह इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी, इस तरह इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी। नीचे वाले क्या बनेगा? यहां पर जब क्रूड ऑयल को हीट दी गई तो फर्नेस में नीचे वाला क्या बनेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बिटुमिन। यहां पर मैंने थोड़ा लिख कर रखा है, बिटुमिन का और एक नाम है एस्फाल्ट भी इसको कहते हैं, और एस्फाल्ट, इसको एस्फाल्ट भी कहते हैं।
यूज ये कहां पर होता है बच्चों? बिटुमिन रोड सरफेसिंग के लिए। किसमें यूज होता है बच्चों? रोड सरफेसिंग के लिए। उसके बाद ऊपर जाएगा वेपर, तो ऊपर जाएगा, क्या मिला आपको? ल्यूब्रिकेटिंग गैस। क्या मिला? ल्यूब्रिकेटिंग गैस। ये कहां पर इस्तेमाल होता है? व्हीकल्स में। इसके बाद ऊपर जाएगा तो फ्यूल मिलेगा। फ्यूल तो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है या पावर जनरेशन के जनरेट करने के लिए। इसके बाद डीजल आपको मिलेगा। डीजल आप हैवी व्हीकल्स पे इस्तेमाल करते हो, हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हो। इसी तरह हमें मिला ऊपर, जब ये ऊपर गया तो पैराफिन ऑयल मिला हमें, जो एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होता है, और कैरोसिन ऑयल भी, कैरोसिन ऑयल। इसके ऊपर जाओगे तो हमें और एक चीज मिलेगी, हमें मिली नेफ्था। नेफ्था से पॉलीथीन हमें मिलता है, पॉलीथीन से ऊपर जाओगे तो गैसोलीन या पेट्रोल, उसको कहते हो आप, गैसोलीन या पेट्रोल। ये व्हीकल्स में हम जो छोटे कार्स, मोटर कार्स हैं, उन पे इस्तेमाल करते हैं। उससे ऊपर जाओगे तो पेट्रोलियम गैस हमें मिलता है। ये पेट्रोलियम गैस जो है ये बड़े इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है या आपके घरों में भी होता है। और ये पेट्रोलियम गैस जो है ये मिक्सचर है किस किस चीज का? ये मिक्सचर है पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ये हुआ। अब यहां पर हम और एक बात करेंगे। बिटुमिन मिला, लुब्रिकेटिंग गैस मिला, फ्यूल मिला, डीजल मिला, पैराफिन ऑयल मिला, नेफ्था मिला, गैसोलीन पेट्रोल मिला और पेट्रोलियम मिला। लेकिन हम इस पर फंडा करेंगे, किस पर? नेफ्था पे। अब यहां पर हम नेफ्था को देखेंगे। इसी से हम प्लास्टिक बनाते हैं। किससे हम प्लास्टिक बनाते हैं बच्चों? नेफ्था से। हम नेफ्था से ही प्लास्टिक हासिल करते हैं। नाउ वी गो थर्ड स्टेप। अब जब नेफ्था हमने लिया तो अब यकीनन थर्ड स्टेप पे हमें इसको क्रैक करना है, ब्रेक डाउन करना है, क्रैकिंग ऑफ नेफ्था। क्रैकिंग ऑफ नेफ्था जब आप करोगे, आपको किस शक्ल में नेफ्था मिला? लिक्विड शक्ल में, लिक्विड स्टेट में। ओके, लिक्विड स्टेट में होता है और इसमें C5 से C10 के कार्बन्स होते हैं। C5 C10 कार्बन्स होते हैं इसमें। एक चेन होती है कार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स की, और ये चेन होती है किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स की एक चेन होती है। अब इसकी क्रैकिंग करनी है, नेफ्था की क्रैकिंग करनी है, या हम कहेंगे थर्मल क्रैकिंग करनी है। क्या कहेंगे? थर्मल क्रैकिंग या थर्मल डिकम्पोजिशन भी हम कहते हैं। किससे करेंगे? थर्मल क्रैकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा बच्चों, आपने थर्मल क्रैकिंग की, आपने थर्मल डिकम्पोजिशन की, तो अगर मैंने नेफ्था को हीट किया, इस नेफ्था को मैंने क्या किया? हीट किया। ओके,
मैंने नफ्ता को हीट करके मैंने नफ्ता को हीट किया तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगे। जब मैंने इस नफ्ता को हीट किया तो मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मेरे सामने आएंगे। जब इसे हीट करेंगे तो इसके दो तरीके हैं, हीट करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं इसके? दो। नंबर वन, कैसे हीट करोगे? नंबर वन, आप क्रैकिंग स्टीम क्रैकिंग से इसकी क्रैकिंग करोगे। किसकी? नफ्ता की। स्टीम से आपने क्रैकिंग की। 1 मिनट, मैं इसको यहां पर हटा रहा हूं। आपने हीट की इसको, स्टीम क्रैकिंग की नंबर वन इस मेथड से, या आप कैटालिटिक क्रैकिंग करते हो। नंबर टू, कैटालिटिक क्रैकिंग करते हो उसको। स्टीम क्रैकिंग जो है ये वाटर से होती है, वाटर वेपर्स के प्रेजेंस में इसको क्रैक किया जाता है। वो स्टीम ही नफ्ता को तोड़ती है। वो स्टीम ये जो स्टीम है यही नफ्ता को क्या करता है? तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है। ओके बच्चों, तो यहां पर जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, यहां पर हमें क्या मिलता है? इथेन। यहां पर हमें मिलता है इथेन और प्रोपेन। इथेन और प्रोपेन, या इसको आप कहोगे इथाइलिन। इथेन और इथाइलिन और प्रोपेन मिल गया हमें। अब इनको हम केमिस्ट्री की भाषा में डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हम इनको कहते हैं। इनको हम अल्केन्स या ओलेफेन्स भी कहते हैं। अल्केन्स या ओलेफेन्स भी कहते हैं। और अब यहां पर हमने यहां पर कहा था, थर्मल क्रैकिंग की बात हमने कही थी, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट की जाती है, डिकम्पोजिंग या ब्रेकिंग किए जाते हैं सबस्टेंसेस को, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनको ब्रेक किया जाता है हीट देकर। तो ये यहां पर तो ये इसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन की। हीट देकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, उनको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ओके बच्चों, वी गो फॉरवर्ड। तो कुछ लोग ये करते हैं, कभी कभार इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ये बनाने के लिए, पॉलिथीन हासिल करने के लिए कुछ लोग ये भी करते हैं, जो हमारे पास वो नेचुरल गैस था। ये मिक्सचर है बहुत सारे चीजों का। हमने इससे पहले भी कहा, ये मिक्सचर है मीथेन का, ये मिक्सचर है इथेन का, ये मिक्सचर है और किसका? ये मिक्सचर है प्रोपेन का, ये मिक्सचर है ब्यूटेन का। ये इन चीजों का मिक्सचर है नेचुरल गैस। यहां पर जो प्रोपेन और ब्यूटेन है, जो यहां पर प्रोपेन और, अगर मैं यहां पर ब्यूटेन या प्रोपेन और ब्यूटेन को लूंगा तो इनका स्टीम क्रैकिंग करूंगा। किससे क्रैकिंग करूंगा? स्टीम से इनकी क्रैकिंग करूंगा। जब मैं इनका स्टीम से क्रैकिंग करूंगा तो इनका यहां पर भी हमें क्या मिलेगा? इथेन और प्रोपेन।
इथेन और प्रोपेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है डेकेन। क्या है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेकेन है। 1 मिनट। मान लीजिए आपके पास डेकेन है, आपके पास डेकेन है। इसकी केमिकल फार्मूला क्या है? डेकेन की केमिकल फार्मूला बताइए। C10H22, C10H22 हाइड्रोकार्बन हमारे पास है डेकेन के। इसको हीट किया। किसको हमने हीट किया? डेकेन को हीट किया और ये टूटने लगेगा। ये फॉर एग्जांपल C10H22 को आपने क्या किया? हीट किया। इसको डेकेन को आपने हीट किया। यहां पर हमें मिलेगा प्रोपेन और नेपथेन। C3H6 प्लस हमें क्या मिलेगा? C7H16। C7H16 हमें क्या मिला? हमें दो प्रोडक्ट्स यहां पर मिले हीट देकर। इसको ब्रेक डाउन करके डेकेन को प्रोपेन और हेप्टेन। क्या मिला हमें? प्रोपेन और हेप्टेन हमें मिला। ये प्रोपेन और हेप्टेन जो है ये अल्केन है। ये दोनों क्या है? अल्केन है। प्रोपेन और हेप्टेन अल्केन है। और अब यहां पर मुझे मिला क्या? हम वापस जाएंगे उस पर कि हीट देकर हमने क्या किया? थर्मल डिकम्पोजिशन की। फिर हमने क्या किया? क्रैकिंग ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, वहां पर स्टीम क्रैकिंग की, कैटालिटिक क्रैकिंग की, थर्मल वहां पर हमें मिला इथेन और प्रोपेन। अब जब हमें इथेन और प्रोपेन मिला, इथेन और प्रोपेन जब हमें मिला तो हमें इसको फर्दर अब इस पर काम करनी है। हमें इस पर और एक काम करनी है। स्टेप 4 पर हम जाएंगे। पॉलीमराइजेशन अब इसकी करनी है। क्या करनी है? पॉलीमराइजेशन। बच्चों अब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे। ओके, यहां पर सबसे पहले हमें लिक्विफैक्शन करनी है। इसकी क्या करनी है? लिक्विफैक्शन। इसको लिक्विफैक्शन करेंगे। जो हमारे पास प्रोपेन इथेन आया इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। उसी को लिक्विफैक्शन कहते हैं। इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड में कन्वर्ट करना है इसको लिक्विफैक्शन कहते हैं। यह लिक्विफैक्शन करने का, लिक्विड में कन्वर्ट करने का तरीका है। हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को कम करना है। टेम्परेचर को, यहां पर हमें टेम्परेचर को कम करना है, घटाना है। टेम्परेचर को घटाना है, प्रेशर को बढ़ाना है। प्रेशर को हमें बढ़ाना है। दोनों कंडीशन अहम है। टेम्परेचर को घटाना है, प्रेशर को बढ़ाना है। और प्रोपेन इथेन को कंप्रेसर में डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसको कंप्रेसर में डाला। हमने इसको कंप्रेसर में डाला तो प्रेशर, जब हमने इसको कंप्रेसर में डाला तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा। यहां पर P मैंने लिखा, प्रेशर बढ़ जाएगा।
और कूल करेंगे टेम्परेचर कम होगा। अगर इसको हमने कूलर में डाला तो टेम्परेचर डाउन होगा इसका। ओके, इसका टेम्परेचर कम होगा। ये यहां पर कन्वर्ट होगी लिक्विड इथेन और लिक्विड प्रोपेन में, इस पे रिएक्शन होगी, ये कन्वर्ट होगी लिक्विड इथेन और लिक्विड प्रोपेन में। जब ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड इथेन और लिक्विड प्रोपेन में, इसको पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसको पॉलीमराइजेशन करेंगे। यहां पर अगर हम इथेन की पॉलीमराइजेशन करेंगे, ये यहां पर पॉलीथीन देगा, ये यहां पर पॉलीथीन देगा। हम इथेन की पॉलीमराइजेशन करेंगे, इथेन की पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये पॉलीथीन देगा, थीन देगा। जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो ये हमें पॉलीथीन देंगे या इथाइलिन, इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये हमें क्या देगा, पॉलीथाइलिन। ये हमें पॉलीथाइलिन देगा फिर। ओके, यहां तक, यहां पर हमें जो ये पॉलीथीन मिला, यहां पर हमें ये मॉल्टन स्टेट में मिला। किस स्टेट में मिला, मॉल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट जिसको आप कहते हो, और हम कहेंगे लिक्विड स्टेट। ये हमें लिक्विड स्टेट में यहां पर मिला। अब इसको और इस पे हमें काम करनी है। अब हम यहां पर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 5 पे, जिसको कहते हैं एक्सट्रूशन। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सट्रूशन करना है इसको। पॉलिथीन, मॉल्टन पॉलिथीन जो हमारे पास था, 1 मिनट, जो पॉलिथीन हमें मॉल्टन शेप में मिला, पॉलिथीन हमें किस शेप में मिला, मॉल्टन स्टेट में। किसमें मिला, मॉल्टन स्टेट में। इसको एक्सट्रूशन, एक्सट्रूडर में डालेंगे। किसमें डालेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रूडर है मिसाल, तो एक्सट्रूडर में इसका क्या होगा, एक्सट्रूडर ही इसको एक्सट्रूशन प्रोसेस करेगा। मतलब यहां पर खींच कर बाहर निकाले जाएंगे एक्सट्रूडर के थ्रू पॉलिथीन को, लेकिन कैसे, स्ट्रिंग्स में से, स्ट्रिंग्स निकलेंगे इसके, जिनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये निकलकर बाहर आएंगे, ये निकलकर, स्ट्रिंग्स निकलकर बाहर आएंगे। मॉल्टन स्टेट को हमने एक्सट्रूडर में डाला और यहां पर इसकी प्रोसेस हुई और स्ट्रिंग्स की शक्ल में ये पॉलिथीन बाहर निकला। अब हमारे पास हीटिंग करने के बाद थोड़ा हीट होगा, स्ट्रिंग्स निकाले गए, स्ट्रिंग्स निकले यहां पर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हम इसको अब क्या करेंगे, हम इसको ग्राइंडिंग पे जाएंगे। अब हम ग्राइंडिंग इसकी करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसकी अब हम ग्राइंडिंग करेंगे। 6th स्टेप पे हम इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। अब इसको ग्राइंडर में डालना है। अब जब हम इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, अब यहां पर ही हम पॉलिथीन के स्ट्रिंग जो है वो किस में डालेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे। किस में डालेंगे, ग्राइंडर में।
ग्राइंडर इसको ग्राइंड करेगा, पिसेगा पिसेगा। अरे यार काम करो इस पे, ग्राइंडर काम करेगा इस पे और ग्राइंड करके इसके प्लास्टिक पैलेट्स आएंगे, निकलेंगे, प्लास्टिक पैलेट्स निकल कर बाहर आएंगे ग्राइंडर से। इन प्लास्टिक पैलेट्स को हम नूडल्स भी कहते हैं बच्चों। नूडल्स भी हम इनको कहते हैं क्या कहते हैं? नूडल्स भी इनको हम कहते हैं। अब इन नूडल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, जो ये नूडल्स है इनको अब ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। कहां पर ट्रांसपोर्ट करोगे? डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इनको ट्रांसपोर्ट करोगे और फिर जिसको जो बनाना है वो उसकी शेप देगा और वही बनेगा आपके लिए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पास जाएगा, वो मेल्ट करेंगे उसको और उससे नए नए प्रोडक्ट प्लास्टिक के आपके सामने आएंगे मेल्ट करके, और डिफरेंट फॉर्म के प्रोडक्ट्स आपके सामने आएंगे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस कोल एंड पेट्रोलियम। यहां पर आपको बहुत सारा मजा आ गया होगा। और हमने किया क्या, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्या स्टेप्स हमने किए, कौन से स्टेप्स थे जिन पर हम गए। हमने कोल और पेट्रोलियम पे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की। हमने बात की कोल टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। हमने डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल किया। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के हवाले से हमने बात की, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक फॉर्मेशन हमने की। और ये सब आप लोगों के लिए किया। होप कि आप सबों को अंडरस्टैंड पूरी तरह से ये लेसन आ चुका होगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट लेसन पे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, खुश रहो बच्चे, मन के अच्छे और अक्ल के भी अच्छे होते हैं। आज तो खुश होना सब। थैंक यू।